एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पे। जी हां, आपका अपना यूट्यूब चैनल। और हम लेकर आए हैं बीए फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए सोशियोलॉजी के मेजर 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहां पर हम क्वेश्चंस पहले सारे कवर करेंगे और बाद में उनके आंसर्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, कोई भी वीडियो स्किप मत करना। अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो ध्यान से सुनिएगा वीडियो को। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। पहले मैं आपको यूनिट वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आए हुए हैं या आपके बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के ट्रेंड के पेपर के अनुसार है, वो हम डिस्कस करेंगे, फिर उनके आंसर्स भी। और ये क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चों के लिए है। तो हम यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज फैमिली? परिवार क्या है? डिस्कस इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंस इन इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज में इसकी मुख्य विशेषताएं और इसके महत्व की विवेचना करना है। मतलब ये आप सब जानते हैं फैमिली क्या है, परिवार क्या होता है, और हमको इंडियन सोसाइटी के अनुसार लिखना है। ध्यान रखिएगा, जब आप आंसर फॉर्म करते हो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आंसर लिखना है। भले आप मन से कितना भी एक्सप्लेन करो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में डिमांड क्या है आपसे। सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन मैरिज। विवाह को परिभाषित कीजिए। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मैरिज इन द वैदिक ट्रेडिशन। वैदिक परंपरा में विवाह के महत्व को समझाइए। पहले आपको मैरिज की डेफिनेशन देना है, विवाह क्या है, और बाद में उनको हमारी वैदिक परंपरा से जोड़ के उसकी इंपॉर्टेंस लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज किनशिप? नातेदारी क्या है? डिस्क्राइब इट्स टाइप एंड इम्पोर्टेंस। इसके प्रकार और महत्व का वर्णन कीजिए। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर भले ही अपना बीए हो, लेकिन क्या होता है ना, अगर आप सिर्फ उसको एज अ पैराग्राफ में आंसर लिखोगे ना, तो आपकी कॉपी बोरिंग लगेगी और ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। तो जैसे आपसे टाइप्स पूछा है, महत्व पूछा है, तो आप इनको पॉइंट वाइज पहले पॉइंट के नाम लिख के उसको अच्छे से एक फ्लो चार्ट या डायग्राम के रूप में बना के फिर उनको एक्सप्लेन करोगे तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे। जैसे कि मान लो आपको टाइप्स लिखना है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया टाइप्स। अब आपको जैसे मान लो 3 टाइप लिखना है, तो आपने 1 2 3 बना के यहाँ पर उसके 3 टाइप 4 टाइप जो भी आपका आंसर में आएंगे वो आप लिख दोगे। जब आप ऐसे डायग्राम्स बनाते हैं और डायग्राम का यूज़ करते हैं, तो आपको ऑटोमेटिक बाकी बच्चों से ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। ज़रूरी नहीं आप बॉक्स बनाएं, आप सर्कल बनाने में अगर परफेक्ट है तो आप सर्कल बना के भी ऐसे 4 टाइप्स 5 टाइप्स जो भी हैं वो लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी कॉपी बाकियों से अलग दिखेगी और कॉपी भरी भी दिखेगी। आइए नेक्स्ट यूनिट पे बात चलते हैं। यूनिट 2 में हम बात करते हैं, डिफाइन सोशलाइजेशन एंड डिस्कस इट्स वेरियस स्टेजेस। समाजीकरण को परिभाषित कीजिए और इसके विभिन्न सोपानों की विवेचना कीजिए। देखिए, आपसे स्टेजेस पूछे हैं, तो आप जैसे एक लिख के फिर इसको फ्लो चार्ट बना के आप इनके स्टेजेस भी बता सकते हैं कि करके। तो इससे क्या होगा कि आपको ऑटोमेटिक ज़्यादा मार्क्स मिल जाते हैं बाकी बच्चों से। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन इन इंडिया? भारत में समाजीकरण के प्रमुख अभिकरण कौन कौन से हैं? अभी आपसे आंसर भी डिस्कस करने वाले हैं हम। पहले मैं आपको सारे क्वेश्चन बता दूं, क्योंकि बहुत से बच्चों को क्वेश्चन की जल्दी होती है, उनको आंसर नहीं सुनना होते, उनको बस क्वेश्चन मिल जाए ताकि वो स्क्रीनशॉट लेके पढ़ने चले जाएं। तो इसलिए उनके लिए अलग से क्वेश्चन की वीडियो बनाना पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी वन मेजर थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन। समाजीकरण के किसी एक प्रमुख सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। देखिए, ये एग्जाम में भले एनी वन आया हो, लेकिन आपको जो जो थ्योरीज दी है, आपको सारी मेजर थ्योरीज को पढ़ना है, उनके ऊपर शॉर्ट नोट याद करके रखना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं आपके एग्जाम में भी एनी वन आएगी। यूनिट 3 पे हम आ जाते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल प्रोसेसेस? डिस्कस देयर इंपॉर्टेंस। सामाजिक प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व की चर्चा कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, ये मैं बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन लेकर नहीं आ जाता हूँ, सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 15 क्वेश्चन ही हैं। आप इनको आराम से कर लो, पेपर आपका डेफिनेटली बन जाएगा इसमें से, क्योंकि ये 15 क्वेश्चन आपकी पूरे सिलेबस को कवर करते हैं और इनसे जुड़े ही क्वेश्चन आते हैं। अब हूबहू क्वेश्चन मत ढूंढना, बड़ी क्लास में हो आप। सेकेंड क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन कॉपरेशन एंड अकोमोडेशन। सहयोग और व्यवस्थापन के बीच अंतर स्पष्ट करना है। डिफरेंस को आप ट्रेडिशनल तरीके से जो हम डिफरेंस बिटवीन लिखते हैं उस तरीके से भी लिखते हो, ऐसा भी लिख सकते हो पॉइंट वाइज। लेकिन अगर आपको ज़्यादा पॉइंट याद नहीं है तो फिर आप इसको पहले तो एक कॉपरेशन को एक्सप्लेन कर दो, फिर अकोमोडेशन को एक्सप्लेन कर दो, और तीसरे पैराग्राफ में दोनों के बीच में अंतर समझा दो।
नेक्स्ट है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन। सात्वीकरण की प्रक्रिया को समझाइए। प्रोसेस जैसी दिए आपको वैसे ही करना है, लाइन वाइज, इसको आप आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट 4 कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट कंपटीशन एंड कन्फ्लिक्ट। प्रतिस्पर्धा और संघर्ष के बीच की तुलना कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्हाट इज सोशल डेविएशन, डिस्कस इट्स कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज। सामाजिक विचलन क्या है, इसके कारण और परिणामों की चर्चा करना है। सोशल डेविएशन होता क्यों है, क्या इसके मेन कारण है, और अगर समाज में ये जो विचलन होता है, डेविएशन होता है, इसके परिणाम क्या होते हैं, उनको भी आपको डिटेल में समझाना है। नेक्स्ट है डिफाइन कल्चरल कंफ्यूजन। सांस्कृतिक भ्रम को परिभाषित कीजिए। ये हमारी लास्ट यूनिट स्टार्ट हो गई गाइज। अभी तक लोगों ने, जिन्होंने भी लाइक नहीं करा हो, वो प्लीज 1 सेकंड निकाल के फटाफट लाइक पे क्लिक कर दीजिए। यूनिट 5 व्हाट इज मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण क्या है, हाउ वॉज इट अफेक्टेड इंडियन सोसाइटी, इसने भारतीय समाज को कैसे प्रभावित किया है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बनाइजेशन। नगरीकरण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आधुनिकरण और नगरीकरण दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ के और एक बार लिख के देख लेना है आपको। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन एम.एन. श्रीनिवास कंसेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन। एम.एन. श्रीनिवास की संस्कृतिकरण की अवधारणा को समझाइए। तो ये थे आपके टॉप 15 क्वेश्चंस। आइए इनके आंसर्स देख लेते हैं जल्दी से। तो गाइज यहाँ पर हम आंसर देखने वाले हैं। मैं आपको आंसर हिंदी में समझाने वाला हूँ, क्योंकि अगर आप एक बार हिंदी में समझ लोगे तो आप इजीली इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख सकते हो। और कई बार क्या होता है, ज़्यादातर जो बच्चों के मेरे पास मैसेज आते हैं सोशियोलॉजी के, वो हिंदी मीडियम वाले बच्चे ही हैं मेरे। तो इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि उनके लिए हिंदी में ला दूँ, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ऑलरेडी पढ़ ही लेते हैं कैसे भी करके। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ये आंसर्स हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए, आपको इसको एलेबोरेट करके डिटेल में लिखना है। पहला फैमिली सिस्टम पे क्वेश्चन था। परिवार क्या था, परिवार समाज की एक आधारभूत इकाई है। मतलब कि जो परिवार होता है, ये हमारा जो सोसाइटी है उसका बेस है। यह सामान्यतः परिवार में क्या होता है, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध होते हैं। विवाह मतलब मैरिज वाले संबंध होते हैं। दत्तक ग्रहण, जो आप अडॉप्शन वगैरह करते हैं, उनके ऊपर आधारित होते हैं ये। अब इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है कि इनके बीच में भावनात्मक संबंध, मतलब हम सबके बीच में क्या होता है, कुछ इमोशनल रिलेशन होते हैं। सामाजिक उत्तरदायित्व, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है समाज के प्रति भी। जो अगर हम एक ब्लड रिलेशन में, तो माता पिता के प्रति, भाई बहन के प्रति, या पति पत्नी के प्रति, उनके बीच में एक सामाजिक उत्तरदायित्व भी होता है। बच्चों का समाजीकरण और आर्थिक सहयोग, आपको इन पॉइंटों को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। भारतीय समाज में परिवार संयुक्त परिवार के रूप में एक मजबूत सहारा प्रदान करता है। हमारे प्राचीन भारत में, आजकल तो न्यूक्लियर फैमिली हो गई, छोटे परिवार हो गए, पर प्राचीन समय से ही संयुक्त परिवार का जो कंसेप्ट हमारे भारत में रहा है, और जो मजबूत सहायता भी प्रदान करता है। तो मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाने का प्रयास किया ताकि आप इसको आराम से लिख सको। अब अगला है हमारा मैरिज इंस्टीट्यूशन। तो विवाह क्या है, विवाह एक सामाजिक और कानूनी संस्था है जो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच संबंधों को मान्यता देती है। तो बेटा मैरिज एक क्या है, सोशल प्लस लीगल एक इंस्टीट्यूशन है, जो ये 2 व्यक्तियों को साथ में रह के उनके बीच के जो संबंध होते हैं उनको मान्यता, मतलब लीगलिटी प्रोवाइड करती है। हमारे वैदिक परंपरा के अनुसार, मतलब प्राचीन भारत में वैदिक परंपरा के अनुसार, विवाह सिर्फ कोई एग्रीमेंट या अनुबंध नहीं है, बल्कि विवाह को हम संस्कार मानते हैं। इसका महत्व होता है कि इससे आगे चल के वंश की वृद्धि होती है, धार्मिक कर्तव्यों का हम पालन कर सकते हैं, और समाज में स्थिरता बनाए रखते हैं। जो समाज में इक्वलिटी होना चाहिए उनको हम बना के रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा किनशिप से। नातेदारी क्या है, तो नातेदारी संबंधों का वो जाल है जो रक्त और विवाह के माध्यम से बनता है। देखिए जो आपके रिलेटिव्स होते हैं, नातेदार होते हैं, तो उनसे आपका रिलेशन या तो खून का रिलेशन होता है, या फिर जैसे आपकी शादी होती है तो फिर आपकी जो पत्नी होगी उनकी फैमिली वाले भी आपसे जुड़ते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, समरक्त और विवाहित। समरक्त मतलब वही अपने माता पिता के जो है भाई बहन है, जिन्हें ब्लड रिलेशन होता है एक ही परिवार के। और विवाहित माने कि जिससे आपका शादी वगैरह होती है उन संबंधों में। समाज में अनुशासन बनाए रखने और सहयोग के लिए नातेदारी महत्वपूर्ण है। अगर आपको समाज में एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है और कॉपरेशन रखना है, तो भी आपको रिलेटिव से रिश्ता रखना पड़ता है ना। कई बार सोचते हैं कि सर रिलेटिव को भगा दो, क्या रिश्ता रखना है इनसे, लेकिन ज़रूरी भी होता है, ज़रूरत पड़ने पर रिलेटिव काम भी आ जाते हैं।
यूनिट 2 पे बात करते हैं समाजीकरण, सोशलाइजेशन। तो समाजीकरण एक प्रक्रिया है, मतलब सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस जिसके माध्यम से व्यक्ति सामाजिक मानदंडों, मूल्यों और व्यवहारों को सीखता है। सोशलाइजेशन के थ्रू जो इंसान होता है वो उनकी समाज के जो रूल रेगुलेशंस, समाज की वैल्यूज, उन सबको सीखता है, अडॉप्ट करता है। इसके मेन 3 चरण होते हैं। पहला प्राथमिक, परिवार में हमारी फैमिली ही हमारा सबसे बड़ा गुरुकुल होता है, पहला, जो हमें सब कुछ सिखाता है। दूसरा माध्यमिक, आपका स्कूल और फ्रेंड सर्कल कैसा है। और तृतीय कार्यस्थल, आपका वर्क प्लेस। ये तीनों आपके लिए मेन सोर्स होते हैं जहां पर आप सोशलाइजेशन सीखते हो। तो आपको इनको डिटेल में एक्सप्लेन भी करना है करके कि फैमिली में कैसे होता है, स्कूल और दोस्तों के बीच में कैसे होता है, और जहाँ आप जॉब करते हो वहां पर एक इस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट है एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। भारत में समाजीकरण की प्रमुख एजेंसी कौन कौन सी है? वो जो हमने पढ़ी, परिवार, शिक्षण संस्थान, धार्मिक संस्थान और मास मीडिया, ये भी है। शिक्षण संस्थान आपके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, या जहाँ पे भी आप ट्यूशन जाते हैं या आप कोई अकेडमी जाते हैं, उन सब के लिए। धार्मिक संस्थान, जिस धर्म को अपन मानते हैं वहाँ के मंदिर में हम जाते हैं पूजा पाठ करने, ग्रंथ पढ़ते हैं वहाँ के, हम भगवत गीता पढ़ते हैं। या आप जो जो कल्चर्स को फॉलो करते हो, आपके धर्म की जो भी पुस्तकें होती है उनको अध्ययन करते हो, तो वहाँ से भी आपकी जीवन में बदलाव आता है। और मास मीडिया, जैसे आप न्यूज़ मीडिया सुनते हो, उनका ही फर्क पड़ता है समाज पे। अब है थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन। चार्ल्स कूली का लुकिंग ग्लास सेफ सिद्धांत। व्यक्ति को अपना मूल्यांकन वैसे ही करता है जैसा उसे लगता है कि दूसरे उसे देख रहे हैं। मतलब एक थ्योरी है कि व्यक्ति अपने आप को वैसे ही समझता है जैसा दूसरे उसको देख रहे हैं। इसलिए कई बार क्या होता है, फैमिली वालों को बोला जाता है कि बच्चों को आप बार बार कुछ भी गलत मत बोलो, निगेटिव मत बोलो, वरना बच्चा अपने आप को वैसा एक्सेप्ट कर लेता है। वो अपने आप को दूसरों से इन्फीरियर मानना चालू चालू कर देता है। उसको लगता है कि मैं सबसे पीछे हूँ और सबसे बुरी आदत मेरे अंदर ही है। तो ये चार्ल्स कुली का लुकिंग ग्लास सेल्फ सिद्धांत है। यूनिट 3, सोशल प्रोसेसेस। सामाजिक प्रक्रिया क्या है? तो सामाजिक प्रक्रिया का अर्थ उन अंतः क्रियाओं से है जो समाज में बार बार होती है। सोशल प्रोसेस वो जो सोसाइटी में बार बार रेगुलरली होती है। मुख्य रूप से 2 एक्टिविटी होती है। पहला सहयोगी, कॉपरेशन करना, व्यवस्थापन करना, सात्मीकरण मतलब एसिमिलिएशन वगैरह करना। और दूसरा असहयोगी, जहाँ कॉपरेशन वगैरह नहीं करते हैं, इनमें संघर्ष मतलब कंपटीशन रहता है, प्रतिस्पर्धा होती है, वो चीज़ें होती है। अब यहाँ पर हमने सहयोग और अकोमोडेशन के बारे में समझाया है। सहयोग का मतलब होता है कॉपरेशन, एक साथ मिलके लक्ष्य को प्राप्त करने में आगे बढ़ना। और अकोमोडेशन, व्यवस्थापन का मतलब होता है संघर्ष को कम करने के लिए किया गया समझौता, ताकि भिन्न समूह को शांति से रह सके। सिंपल सी बात है, मान लो 2 पार्टी में आपस में टकराव चल रहा है, संघर्ष चल रहा है, तो हमने बोला कि एक काम करते हैं, एग्रीमेंट कर लेते, सुलह करा देते हैं, ताकि शांति से रह सके। होता है ना कि भाई म्यूचुअल डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो एक मीडिएटर ने बुला के बातचीत करवा दी, मामला खत्म करवा दिया। नेक्स्ट है एसिमिलिएशन, सात्मीकरण। ये वो प्रक्रिया होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक भिन्न संस्कृतियां, मतलब 2 या 2 से अधिक डिफरेंट कल्चर्स जो होते हैं, वो आपस में घुल मिलकर साथ में रहते हैं और एक नई एकीकृत संस्कृति का निर्माण करते हैं। यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा कल्चर है, साथ में मिलकर रह रहे हैं और एक नई संस्कृति का निर्माण कर रहे हैं, होता है एसिमिलिएशन। यूनिट 4 से हम बात करें कंपटीशन और कन्फ्लिक्ट में क्या अंतर है। देखो, एक होता है प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। ये एक अव्यक्तिगत प्रक्रिया है जिसमें नियमों का पालन किया जाता है। मतलब इसमें कोई, जब हम कंपटीशन करते तो हमको उस इंसान से मतलब नहीं होता है, हमें उस कंपटीशन से मतलब होता है जो प्रतिस्पर्धा में है, और उसमें नियमों का पालन करके हम आगे जीतने की कोशिश करते हैं। पर संघर्ष या कन्फ्लिक्ट क्या होता है? जहाँ पर एक दूसरे को नीचा दिखाना या हराना होता है, और इसमें नियमों का उल्लंघन भी हो सकता है। कंपटीशन में हम नियमों का उल्लंघन नहीं करते हैं। यहाँ पर जैसे कि मान लो आपके कॉलेज में कंपटीशन चल रहा है, मान लो चेस कंपटीशन चल रहा है, और आपको विनर बनना है, तो आपको बाकी कंपटीशन में हराना और आगे बढ़ना है। तो आप यहाँ पे इसलिए खेल रहे हो कि आप फर्स्ट आ सको, ना कि दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। आपको जीतना है, नियम कायदों को फॉलो करना है। तो अगर जहाँ कन्फ्लिक्ट होते हैं या संघर्ष होता है आपस में, वहां पर लोग दूसरे को नीचा दिखा के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है सोशल डिवीजन। सामाजिक विचलन का अर्थ उन व्यवहारों से होता है जो समाज के स्थापित मापदंडों और नियमों के विरुद्ध है। देखो, सोशल डिवीजन का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर वो व्यवहार होते हैं जैसे समाज में, समाज के नियमों का जो पालन नहीं कर रहे हैं। जैसे कोई अपराध करना, कोई गैरकानूनी काम करना, नशाखोरी करना, है ना। अपराध के अंदर बहुत सारी लिस्ट होती है, कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस वगैरह भी इसी के अंदर आता है। नेक्स्ट है कल्चरल कन्फ्यूजन।
सांस्कृतिक भ्रम क्या है? तो सांस्कृतिक भ्रम तब उत्पन्न होता है जब समाज तेजी से आधुनिकता और परंपरा के बीच फंस जाता है, जिससे मूल्यों में विरोधाभास पैदा होता है। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा, जैसे हम तेजी से मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो एक तरफ एक ऐसा ग्रुप आ गया है जो बिल्कुल मॉडर्नाइजेशन को प्रमोट करता है, जो सोचता है कि नहीं हमको बिल्कुल नया बनना है, आधुनिकता की तरफ भागता है। और वहीं कुछ ग्रुप आज भी ऐसे हैं जो हमारे ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को लेकर चल रहे हैं, परंपरा को लेकर चल रहे हैं। और जितनी तेजी से ये बढ़ता रहता है, उतना ही आपस में सांस्कृतिक भ्रम भी पैदा होता है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ये एक दूसरे के विरोध में है, जबकि हमको साथ में मिलकर आगे बढ़ना है, ना कि परंपरा और आधुनिकता में विरोध बनाना है। यूनिट 5, मॉडर्नाइजेशन। आधुनिकीकरण एक क्या है? तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समाज परंपरा से विज्ञान की तरफ बढ़ता है। हम बेटा साइंस को भी यूज में लाते हैं, तर्क संगतता, रीजनिंग, अपना दिमाग लगाते हैं, और तकनीकी ज्ञान मतलब हम टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसके प्रभाव से व्यक्तिगत स्वतंत्रता और औद्योगिक विकास भी हो रहा है। देखो, पर्सनल जो फ्रीडम होती है वो भी लोगों को मिल रही है, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी बढ़ रहा है। आधुनिकीकरण अच्छा भी है, लेकिन अगर हम ज़मीन पे पैर रखें तो। नेक्स्ट है अर्बनाइजेशन, नगरीकरण। इसका तात्पर्य ये होता है बेटा कि ग्रामीण जो आबादी है, जो गाँव में रहती है, हमारे विलेजर जो रूरल एरियाज़ के होते हैं, उनका शहर की ओर पलायन करना। मतलब कि जो गांव के लोग हैं वो गांव से निकलकर शहरों की तरफ आ रहे हैं। इसी को हम अर्बनाइजेशन या नगरीकरण कहते हैं। इसकी विशेषता क्या है बेटा? कि जनसंख्या घनत्व विविधता। मतलब कि जनसंख्या घनत्व पहले तो चेंज हो रहा है, पॉपुलेशन ज़्यादा थी, मान लो गाँव में, अब शहर में शिफ्ट हो रही, तो शहर में भी जनसंख्या घनत्व पे प्रभाव पड़ रहा है। मतलब दूसरा है विविधता, मतलब कि इसमें डाइवर्सिटी भी होती है। और द्वितीयक संबंधों की प्रधानता। अब जब लोग गांव में रहते हैं बेटा, तो वो प्राइमरी रिलेशन से उनके गांव में रहकर, गांव को ही परिवार बनाकर, अपना पूरी फैमिली गांव में रहती है। लेकिन जब वो शहरों में आते हैं तो उनका एक अलग रिलेशन यहाँ पे डेवलप्ड होता है। नेक्स्ट है संस्कृताइजेशन। M.N. श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है जिसमें निचली जाति अपनी सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए उच्च जातियों के रहन सहन, खान पान और रीति रिवाज का अनुकरण करती है। बहुत सिंपल है बेटा। संस्कृतिकरण मतलब क्या? जो लोअर कास्ट है या निचली जाति है, वो चाहती है कि सोसाइटी में उनको अच्छा नाम मिले, उनकी प्रोग्रेस हो। तो जो उनसे अपर क्लास होती है, हाई क्लास होती है, वो उनको देखकर किस तरीके से उनकी लाइफस्टाइल है, कैसे वो खाते पीते हैं, कौन सा कल्चर फॉलो करते हैं, वो उनको देखकर उनका अनुसरण करती है, उनको फॉलो करती है, ताकि वो भी आगे बढ़ सके। तो ये थे आपके टॉप 15 क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दो, और अगर सब्सक्राइब नहीं करा हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। अगर फिर भी कोई डाउट या क्यूरीज है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके अभी DM कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।